गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे एचएपी का नया टॉपिक था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था। इसका सेकंड पार्ट हम आज पढ़ेंगे। कल हमने हमारे लेक्चर में देखा था कि सेल वॉल क्या होती है, उसमें ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। ओके, और उसमें हमने दो मैकेनिज्म देखे थे। पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ओके, समटाइम्स कॉल्ड एक्टिव अपटेक इज द मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। ओके, कभी कभी मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको हम कभी कभी एक्टिव अपटेक भी कहते हैं। ओके, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल्स अपहिल अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये जो प्रोसेस होती है इसको करने के लिए उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल को काम करने के लिए एक सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो सेल के बाहर से उसे मिलती है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अ प्रोटीन कैरियर टू ट्रांसफर स्पेसिफिक सब्सटेंस across the membrane but against its concentration gradient. Okay, it involves the use of a protein carrier to the transfer a specific substance. ठीक है, जो चैनल होता है वहाँ पे एक प्रोटीन कैरियर होता है। वो प्रोटीन कैरियर जो सेल के अंदर जो प्रोटीन कैरियर है वो किसी भी सब्सटेंस को मूव करवाने के लिए वहाँ पर हेल्प करता है। अब यहाँ एक नोट देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी बात किए थे और यहाँ पर भी हम बार बार बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता क्या है तो हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल्स विच आर समटाइम्स कॉल्ड सॉल्यूट्स मूविंग थ्रू अ सॉल्यूशन और गैस फ्रॉम एन एरिया with a higher number of particles to an area with a lower number of particle. Okay, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स जो हम कभी कभी इनको सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, जो मूव करते हैं थ्रू सॉल्यूशन या फिर गैस फॉर्म में, या ऐसा एरिया जो हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हो या फिर ऐसा एरिया जो लोअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हो। इट्स कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप से होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो हम पहले वाले की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। व्हेन एनर्जी इज डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी टू मूव अ सब्सटेंस अपहिल। ओके, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है कहाँ पे, डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी टू मूव अ सब्सटेंस अपहिल, मतलब जैसे ही एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ वो सब्सटेंस वहाँ से मूव हो गया तो वहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिस एनर्जी की वजह से वो मूव हुआ उसको हमने क्या कहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड है कैरियर प्रोटीन्स दैट मेडिएटेड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर ऑफन कॉल्ड पम्प्स। ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो क्या यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस को करवाते हैं जिसको हम कहते हैं पम्प्स। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। When energy is derived secondly from energy that has been stored in the form of ionic concentration differences of secondary molecular or ionic substances between the two sides of cell membrane created originally by primary active transport. Okay, when energy is derived secondarily from energy that has been stored in the form of ionic concentration, मतलब कि स्टोर है वहाँ से यदि कुछ एनर्जी आ रही है, हमें स्टोरेज से एनर्जी मिल रही है किसके फॉर्म में, आयनिक कंसंट्रेशन के फॉर्म में। सेकेंडरी
मॉलिक्यूल और आयनिक सब्सटेंस के बीच में, सेल के जो आसपास जो आयनिक और मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस है उसके बीच में, टू साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे एक स्टोरेज है, वहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है और क्रिएटेड ओरिजिनली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो मॉलिक्यूलर और आयनिक सब्सटेंसेस है वहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी, जो स्टोर की हुई एनर्जी है वो हमको वहाँ से मिल रही है। इन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स are coupled, either the substances moving together in the same direction through a common carrier or the substances moving in opposite directions using the same carrier. Okay, इसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। इन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी जो किसी भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो एक या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कपल होके मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में थ्रू अ कॉमन करियर, या तो कॉमन करियर के द्वारा वो मूव करेंगे, या फिर सब्सटेंस मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन यूजिंग द सेम करियर। काउंटर ट्रांसपोर्ट, यदि मतलब एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं वो एक ही डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, को ट्रांसपोर्ट के द्वारा कर रहे हैं, तो वो एक डायरेक्शन में करेंगे। और यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो काउंटर ट्रांसपोर्ट कैरियर के द्वारा मूव करेंगे। अब थर्ड की हम बात कर लेते हैं। हमने पहले बात कर ली पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अब बात कर ली, आज हमने इसकी बात कर ली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। उसके साथ में ही थर्ड को जो अलग अलग हमारी मैकेनिज्म थी उसको हमने एक टॉपिक में इकट्ठा करके हमने बनाया है बल्क ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, इट इज अ मैकेनिज्म इन विच लार्ज पार्टिकल्स और लार्ज क्वांटिटीज और स्मॉलर पार्टिकल्स आर मूव्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। I repeat, it is a mechanism in which large particles are moved across the cell membrane. नाम से समझ में आ रहा है कि बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब बल्क का मतलब बहुत सारा। ऐसी मैकेनिज्म जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारे वो सेल के अंदर क्रॉस करते हैं, मूव करते हैं। मैक्रोफेजेस प्रोवाइड अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। मैक्रोफेजेस जो हैं वो एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है बल्क ट्रांसपोर्ट का। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, बट यदि किसी को भी पता है कि मैक्रोफेजेस क्या होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट, टू टाइप से बल्क ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है वस्कुलर ट्रांसपोर्ट। तो हम पहले बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या है, वाटर और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करना, किसकी वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, किसके द्वारा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा। किसकी वजह से हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। फिर से मैं बताती हूँ कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यदि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हुआ तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा वाटर का एंड सॉल्यूट का सेल के अंदर, और वहाँ पे वो प्रोसेस कहलाएगी फिल्ट्रेशन। It is a kind of transport in which fluid is forced through a membrane because of a difference in pressure gradient on the two sides of membrane, ठीक है। I repeat, it is a kind of transport in which fluid is forced through a membrane because of a difference in pressure gradient on the टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन में प्रेशर ग्रेडियंट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का फोर्स बढ़ जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसकी वजह से भी फिल्ट्रेशन होता है।
It usually takes place across capillaries walls, and it takes place against capillary walls, and it takes place against hydrostatic and osmotic colloid pressure. ठीक है, ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो या तो कैपिलरी वॉल्स में होगा, ठीक है, या फिर कैपिलरी वॉल्स के अगेंस्ट होगा, या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के अगेंस्ट होगा, या ऑस्मोटिक कोलाइड प्रेशर के अगेंस्ट होगा. ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं वास्कुलर ट्रांसपोर्ट की. यहाँ हमने किसकी बात करी, फिल्ट्रेशन की. अब हम बात कर रहे हैं वास्कुलर ट्रांसपोर्ट. इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट by which large particles are transported between the ECF मतलब extra cellular fluid and the ICF intracellular fluid by being wrapped in a membrane enclosed vesicle. ठीक है, it is a mode of transport by which large particles are transported between ECF and ICF by being wrapped in a membrane enclosed vesicles. ठीक है, मतलब कि वेस्टिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल जो भी हैं वो ट्रांसपोर्ट हो किसके बीच में, ECF और ICF के में रैप होके मेम्ब्रेन के इनक्लोज्ड वेसिकल में जाके वो ट्रांसपोर्ट हो, उसको कहेंगे हम वास्कुलर ट्रांसपोर्ट. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि ECF और ICF का फुल फॉर्म क्या होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वास्कुलर ट्रांसपोर्ट. वास्कुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 तरीके से होता है. पहला है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा है एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस मतलब मटेरियल मूव्स आउट of a cell by the fusion with the plasma membrane of vesicles formed inside the cell. ठीक है, एंडोसाइटोसिस materials moves into a cell in a vesicles formed from the plasma membrane. एक्सोसाइटोसिस का मतलब मटेरियल जो है वो सेल के बाहर मूव हो रहा है तो उसको कहेंगे हम एक्सोसाइटोसिस, और जो मटेरियल यदि सेल के अंदर मूव हो रहा है उसको कहेंगे हम एंडोसाइटोसिस. एक्सो और एंडो से मतलब आप समझ रहे, एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर. जब भी मटेरियल सेल से बाहर निकल रहा है उसको कहेंगे हम एक्सोसाइटोसिस, और जब भी मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है उसको कहेंगे हम एंडोसाइटोसिस. अब एंडोसाइटोसिस भी 3 तरीके से होता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. पहला है फेगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस एंड थर्ड है रिसेप्टर मेडिएटेड. ओके, बल्क ट्रांसपोर्ट का एक डायग्राम है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है, और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस बहुत अच्छे से बताई है कि जब भी फ्लूइड में जब जो भी मटेरियल है वो बाहर से अंदर आ रहा है इट्स कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, और जब भी फ्लूइड अंदर से बाहर जा रहा है इट्स कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. एंड हम पढ़ेंगे फेगोसाइटोसिस क्या होता है. फेगोसाइटोसिस मतलब सेलुलर ईटिंग. क्यों बोला, देखते हैं. occurs when the dissolved material enter the cell, the plasma membrane engulfs the solid material forming a phagocytic vesicles. ठीक है, फेगोसाइटोसिस कब होता है, जब कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सॉलिड मटेरियल को, यहाँ पे जो भी मटेरियल की बात हो रही है सॉलिड मटेरियल की बात हो रही है, इसलिए हमने क्या कहा, सेलुलर ईटिंग. जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको हम ईट कर सकते हैं, तो सेल क्या करेगी, सॉलिड मटेरियल को ईट करेगी. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कहा उसको, सेलुलर ईटिंग. अकर्स व्हेन द डिसॉल्व मटेरियल इंटर द सेल, the plasma membrane engulfs the solid material forming a phagocytic vesicle. Okay, तो क्या होगा, जब भी डिसॉल्व्ड मटेरियल सेल के अंदर जाएगा
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सॉलिड मटेरियल को एंगल्फ कर लेगी, मतलब जकड़ लेगी, और एक फेगोसाइटिक वेसिकल एक फॉर्म कर लेगी। ठीक है, उसको कहेंगे हम फेगोसाइटोसिस। अब हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस, मतलब सेलुलर ड्रिंकिंग। ऊपर हमने बात की सेलुलर ईटिंग की, अब यहाँ पे बात करें हम सेलुलर ड्रिंकिंग की। Occurs when the plasma membrane folds inward to form a channel, allowing dissolved substances to enter the cell. Okay, when the channel is closed, the liquid is encircled within a pinocytic वेसिकल। यहाँ हम सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे थे, यहाँ हम लिक्विड मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा, सेलुलर ड्रिंकिंग, मतलब सेल लिक्विड मटेरियल को पी रही है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सेलुलर ड्रिंकिंग, जिसका मतलब होता है पिनोसाइटोसिस। आप नाम से याद रखिएगा, पिनो मतलब पीना, पानी पीना, तो पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग अकर्स व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स इनवर्ड। ठीक है, क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती जाएगी अपने अंदर ही और एक चैनल को फॉर्म कर लेगी। उसको फॉर्म करने के बाद जो भी सब्सटेंस उस सेल के अंदर आएगा उसको वो क्या करेगी, डिसॉल्व कर लेगी। क्या हुआ, सब्सटेंस आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड्स हुई इनवर्ट डायरेक्शन में। एक आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, एक इनवर्ट डायरेक्शन होता है। आप लोग को पता है इनवर्ट डायरेक्शन क्या होता है? नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इनवर्ट डायरेक्शन क्या होता है, मैं आपको बता दूंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होती है इनवर्ट डायरेक्शन में, एक चैनल बनाती है और जो भी सब्सटेंस आता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है। अब सब्सटेंस यहाँ पे लिक्विड आ रहा है इसलिए वो उसे क्या करेगी, डिसॉल्व कर लेगी। उसके बाद द चैनल इज क्लोज, द लिक्विड इज इनसर्कल्ड विद इन अ पिनोसाइटिक वेसिकल। ठीक है, उस चैनल में जब वो सब्सटेंस आ जाता है उसके बाद उसे डिसॉल्व कर लेती है और उसे बंद कर लेती है और एक पिनोसाइटिक वेसिकल को फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पिनोसाइटोसिस की और एक बात हो गई हमारी फेगोसाइटोसिस की। अब बात करते हैं थर्ड, रिसेप्टर मेडिएटेड। ओके, केमिकल एलडीएल कैरिंग कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, केमिकल्स बाइंड टू रिसेप्टर प्रोटीन बिफोर बीइंग ब्रॉट इनटू द सेल। ठीक है, जो भी केमिकल्स हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर जाने के पहले क्या करते हैं, एक रिसेप्टर होता है उसके ऊपर जाके वो बाइंड होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं उस पर जाके वो बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद ही वो सेल के अंदर पेनिट्रेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी सब्सटेंसेस आया, लाइक केमिकल सब्सटेंस आया, वो सेल में जो सबसे ऊपर जो रिसेप्टर है उस पर आके वो बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद वो सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, इट इज हाईली सिलेक्टिव टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस बाय विच सेल्स टेक अप स्पेसिफिक लिगेंड्स। ठीक है, इट इज हाईली सिलेक्टिव टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, मतलब जो ये रिसेप्टर मेडिएटेड हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सिलेक्टिव टाइप है एंडोसाइटोसिस का, जो सेल्स का टेकअप करते हैं स्पेसिफिक लिगेंड्स के द्वारा। अब स्पेसिफिक लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। लिगेंड जो हैं एक प्रकार से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड होते हैं। हर किसी भी रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं होते हैं, उसका जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है उसी पे जाके वो बाइंड होते हैं। तो ये बात कर ली हमने रिसेप्टर की, पिनोसाइटोसिस की और फेगोसाइटोसिस की। ठीक है, अब यहाँ एंडोसाइटोसिस जो हो रहा है ये पूरा डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझाया गया। आप देख सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस 3 टाइप में कैसे डिराइव की है। पहला है हमारा फेगोसाइटोसिस, दूसरा है पिनोसाइटोसिस और तीसरा है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये इस डायग्राम को देख के आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये तीनों प्रोसेस होती है। थैंक यू।